हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज एक नंबर चल रही होगी, है कि नहीं? चल रही है कि नहीं? फटाफट से कमेंट करके बताओ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए एक नया बैच स्टार्ट किया है जिसमें हम आपको हर एक सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ा रहे हैं, साइंस और मैथ्स को, ऑल सब्जेक्ट्स मतलब ऑल स्टैंडर्ड्स के लिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी हमने एक बार सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है। यानी जब हमारे पास व्हाइट बोर्ड हुआ करता था तो हमने सारे चैप्टर्स, चाहे वो मैथ सब्जेक्ट हो पार्ट 1 पार्ट 2, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हो, चाहे वो एसएसटी हो आपका, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, और सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आज भी अवेलेबल है। तो आप उसको देख के पढ़ाई करते रहो और जो न्यू वीडियोस आ रहे हैं उसको भी आप देखो और कंटिन्यूअस मेहनत करके स्टडी करते रहो, ठीक है? तो आज एक और बेहतरीन वीडियो, जैसा कि आप जानते हैं हमारा चल रहा था 9th स्टैंडर्ड का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। फिर बायोलॉजी वाला जो 6th चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वो भी हो गया है। तो ये सभी चीज अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट को भी बीच बीच में चेक करते रहो या फिर वीडियो सेक्शन में आके चेक करते रहो कि कौन कौन से वीडियोस आ रहे हैं ताकि आपको पता चलते रहे, ठीक है? चलिए, तो आज ये वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का होने वाला है सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और ये डिस्कस किया था कि भाई ये चैप्टर किस बारे में है, यानी वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में, ये सभी चीज हमने डिस्कस कर ली थी। तो हमने देखा था कि वर्क क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय वर्क, ये हमने देखा था। उसके बेस पे एक्सप्रेशंस हमने देखे, उसके फॉर्मूले को हमने डिराइव किया कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कर दोगे तो वर्क डन हमें मिल जाएगा, और उसी के बेस पे कई सारे कंसेप्ट हमने देखे थे। आज हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में, ठीक है? वैसे ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो आज हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे, और एनर्जी के रिलेटेड बहुत सारे टाइप की एनर्जी है, उसमें से दो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे एक और लेक्चर में, यानी एक और लेक्चर आएगा इसके बाद, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और कुछ इंपॉर्टेंट पावर वगैरह के जो कॉन्सेप्ट है उसको भी देखेंगे। यानी आज लेक्चर नंबर 2 है और एक और दिन के बाद लेक्चर नंबर 3 आ जाएगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ एंड तक और देखते रहना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग एनर्जी के टॉपिक से कि व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी। ओके, तो एनर्जी की जब भी बात करेंगे तो कोई एक सिंपल सा डेफिनेशन था एनर्जी का, बचपन से पढ़ा था। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होता है? कोई भी काम करने का क्षमता, या फिर कोई भी काम करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए जो चीज लगती है वो होती है एनर्जी। तो डेफिनेशन वही बोलता है कि द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, कोई भी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है टू परफॉर्म अ वर्क, कोई भी वर्क करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को काम करना है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो एनर्जी से डिफाइन होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि ये हाथ है, इसके ऊपर ये मार्कर रखा हुआ है, अब मुझे एक वर्क करना है। वर्क मतलब क्या? कोई भी काम करना जिसके वजह से मोशन हो जाए। तो मैंने इसको उठाया और यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने रख दिया। तो मैंने क्या किया? यहां से उठा के यहां किया, तो यहाँ पे फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, यानी वर्क डन हुआ। लेकिन ये जो वर्क डन हुआ वो हुआ किसके वजह से? फोर्स के वजह से। लेकिन वो फोर्स आया किसके वजह से? एनर्जी के वजह से। जो मैंने, मेरे अंदर जो एनर्जी है वो मैंने एनर्जी लगाया। तो दुनिया में कोई भी चीज अगर हिल रही है, चल रही है, वो सब किसी ना किसी एनर्जी की वजह से हो रही है, क्योंकि फोर्स जो लगता है वो एनर्जी की वजह से लगता है। करेक्ट है यहां तक? हवा चल रही है, दैट इज विंड एनर्जी। सनलाइट आ रहा है, दैट इज द सोलर एनर्जी। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले ये समझ लो कि एनर्जी क्या है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, टू परफॉर्म अ वर्क, टू डू वर्क। एनर्जी उसकी एक कैपेसिटी होती है। और जैसे हमने वर्क का एक ऐसा यूनिट पढ़ा था, यूनिट क्या था वर्क का? वर्क का यूनिट था जूल, ठीक है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर मतलब जूल होता है। तो सेम जो वर्क का यूनिट होता है वही होता है एनर्जी का यूनिट, यानी द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। याद रखोगे कि वर्क हो चाहे एनर्जी हो, दोनों के ऐसा यूनिट सेम होते हैं, जो कि होता है जूल, जिसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। जूल मतलब एक नाम है और उसका कैपिटल लेटर जे से डिनोट किया जाता है। ये ऐसा यूनिट की बात हो गई। लेकिन वही अगर हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यानी सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट में अर्ग होता है। याद रखोगे अर्ग, ये हमने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी कि वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, वर्क का सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। वैसे ही एनर्जी का भी हो जाएगा कि एनर्जी का ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल और एनर्जी का सीजीएस यूनिट हो जाएगा अर्ग। ये सब चीज आपको याद रखनी है। अब जैसे मैंने बताया कि दुनिया में विभिन्न प्रकार की, बहुत सारी प्रकार की क्या है? एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है? अब वो एनर्जी है क्या क्या, वो सभी चीज हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम बात करें फर्स्ट वन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, फिर उसके बाद हीट एनर्जी, ठीक है ना? इसके बाद बात करें साउंड एनर्जी,
उसके बाद बात करें केमिकल एनर्जी, उसके बाद बात करें न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड सो ऑन। ऐसे मैं काउंट करते जाऊंगा तो शायद आधा घंटा लग जाएगा जितने भी दुनिया में प्रकार की एनर्जी है वो खत्म करने का। जितना भी प्रकार है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम कुछ कुछ की बात करेंगे और कुछ के अंदर भी कुछ हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो पहले बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या, कोई भी चीज मशीनरी के थ्रू हो रहा है। जैसे आपके घर में पंखा है, पंखा घूम रहा है, तो ऑब्वियसली पंखा घूम क्यों रहा है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया। देखो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखा नहीं है, लेकिन वो भी एक एनर्जी है। जो बिजली है आपकी वो भी एक एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके वायर के थ्रू आया, आपने बटन चालू किया, वायर के थ्रू सप्लाई आया और आपका जो पंखा है वो गोल गोल घूमने लगा, क्योंकि उसके अंदर एक मोटर लगा हुआ है। तो वो मशीन है ना, तो दैट्स वाई वो मशीन क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो क्या हो गया, वो एक एनर्जी हो गया, दैट इज मशीन वाला एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी। वो गोल गोल घूम रहा है तो आपको हवा फेंक रहा है, वो क्या आ रहा है, हवा आ रहा है, विंड एनर्जी। तो दुनिया में ऐसे कई सारे टाइप की एनर्जी जो आपको देखने मिल जाएंगे। तो कोई भी काम मशीन के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी काम मशीन के थ्रू हो रहे हैं, लेकिन वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो रुका हुआ है या तो वो चल रहा है। तो इसके वजह से ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये भी दो हिस्सों में क्लासिफाई होता है। अगर मैं बात करूं कि मैकेनिकल एनर्जी के भी दो फॉर्म्स है जो हमें डिस्कस करने हैं आज के दिन, जो कि है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आपको कि जो हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं कि मशीन के हेल्प से हो रहा है, तो उसमें भी दो तरीका है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, कोई चीज चल रही है, मोशन में है, तो उसमें जो एनर्जी एक्ट करेगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई चीज रुकी हुई है तो वो एनर्जी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक पोटेंशियल याद रहेगा, जो कि मैकेनिकल एनर्जी का ये फॉर्म है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लाइट एनर्जी की। लाइट एनर्जी मतलब दुनिया में जो भी लाइट्स आ रही है बिकॉज ऑफ द सन। हमको पता है कि हमारे पास एक सन है, लेकिन देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा कि उसमें हजारों लाखों सन प्रेजेंट है। लेकिन हम बात करेंगे हमारे अर्थ की, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है दूसरा सन को, मेरे को तो एक ही सन दिखता है, तो मैं मेरे सन की बात करूंगा जो अर्थ से दिखता है। हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो हमारा गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें एक ही सोलर सिस्टम है, तो उसमें हमारा सन है। तो वो सन से क्या निकलता है, लाइट निकलता है। वो लाइट हमारे पास आता है, इसके लिए हमें दिन में उजाला देखने मिल जाता है। ठीक है, करेक्ट है कि नहीं। तो वो मेरे लिए क्या है, लाइट एनर्जी है। ठीक है, अब सन से हीट भी मिलता है, तो वो मेरे लिए क्या है, हीट एनर्जी है। समझ में आ रहा है। तो ये सब एनर्जी का फॉर्म है। साउंड एनर्जी, जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, मैंने माइक लगाया हुआ है, सिस्टम के थ्रू आप तक पहुंच रहा होगा वीडियो के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक साउंड एनर्जी है। ठीक है, आवाज आ रही है, डीजे बज रहा है, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, वो भी एक साउंड एनर्जी है। ठीक है, केमिकल एनर्जी, बहुत सारी चीज में केमिकल्स है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। आप कोई चीज खाना खा रहे हो या फिर आपके बॉडी के अंदर भी, स्टमक के अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, आपके सेल्स के अंदर भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कोई चीज बन रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। घड़ी के सेल के अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। करेक्ट है, तो ये सब चीज क्या है, केमिकल एनर्जी होता है। न्यूक्लियर एनर्जी, पता है आपको, यूरेनियम, थोरियम, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके एनर्जी बनाया जाता है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट पता होगा आपको। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी बनाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है अलग अलग जगह पे, ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम बात करेंगे। वैसे सोलर एनर्जी है, सन से आने वाली जो लाइट होती है उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, दैट इज नथिंग बट द सोलर एनर्जी। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, लेकिन हमें मेनली आज के इस वीडियो में या फिर इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ना है, क्या दिया हुआ है, हमें मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म पढ़ने हैं, जो कि एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी, इसको समझते हैं सबसे पहले। देखो, काइनेटिक एनर्जी, जैसे मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मूवमेंट कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एनर्जी लग रही है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बोल रहा है कि द एनर्जी इन विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। मैंने बोला यहां पे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है वो उसके मोशन के वजह से है, बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। अगर वो मोशन में है तब वो एनर्जी है, तो उस एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा, सिंपली काइनेटिक एनर्जी बोलूंगा। कि मतलब ये मार्कर है, ये रुका हुआ है, तो रुका हुआ है मतलब इसके पास भी कोई एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी, वो जो एनर्जी है दोस्तों, जो रुकी हुई एनर्जी थी, वो एक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, रुक जाओ। लेकिन हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, जैसे ये ऑब्जेक्ट मोशन में आया, बहता हुआ पानी, चलती हुई बाइक, गाड़ी, कोई भी चीज, अगर आप भाग रहे हो, तो ये चीज अगर मोशन में आ जा रही है, चलती हुई आ रही है, दौड़ती हुई नजर आ रही है, तो उसमें जो एनर्जी काम कर रही होगी वो होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन बाय अ फोर्स टू डिस्प्लेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस s इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट ने जो भी वर्क डन किया होगा वो उसके बराबर होगा। यानी कि मान लो कि कोई
काम हो रहा है, जैसे मैंने बताया था, इस सबसे बेस्ट एग्जांपल ये इजी लगता है मेरे को, ये मार्कर रखा हुआ है, इसको उठा के मैंने रखा, यानी वर्क डन हुआ कि भैया फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी वर्क डन हुआ। तो वर्क डन जो हुआ, उस ऑब्जेक्ट के पास जो काइनेटिक एनर्जी आई, जब वो वर्क डन हुआ तो ये मोशन में आया, तो मोशन में आने की वजह से उसके पास एक एनर्जी आई होगी। कौन सी एनर्जी आई होगी? काइनेटिक एनर्जी आई होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो भी आई इसके पास, वो किसके बराबर होगी? जो भी उसके साथ वर्क डन हुआ। यानी कि अगर कोई भी फोर्स लग रहा है टू डिस्प्लेस ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी रुके हुए ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स लग रहा है, यानी उसके ऊपर क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है। तो वही वर्क डन किसके बराबर रहेगा? इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहेगा। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो अगर वर्क डन कर रहा है तो वो वैल्यू किसके बराबर रहेगा? उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं हम लोग। समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला अभी हम डिराइव करेंगे, फॉर्मूला हमें बताएंगे, क्योंकि फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट में हो, तो मूवमेंट में हो मतलब उसकी एक स्पीड होगी, यानी वेलोसिटी होगी, तो हमें वेलोसिटी के फॉर्म में एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ये तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला आया कि काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क डन होता है, और काइनेटिक एनर्जी वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब उसका एक्सप्रेशन करेंगे, यानी उसका डेरिवेशन हम सॉल्व करेंगे कि कैसा होता है। अब देखो यहां पे ध्यान से क्या बोल रहा है, हमें बोला है कि लेट्स टेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी मैं कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ले लेता हूं। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, यानी रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है। इसका एक मास होगा m नाम का, इसका मास m होगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, u, स्मॉल u मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है, मैंने बताया था, स्मॉल u इनिशियल और स्मॉल v फाइनल वेलोसिटी। ये हमने ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। तो ये रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, तो इसका वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हमने ले लिया 0 मीटर पर सेकंड, ऐसा लिख सकते हो आप। मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन होगा कुछ उसका, अगर कोई मोशन में आएगा वो ऑब्वियसली, तो उसका एक एक्सेलरेशन होगा a मान लिया। टाइम लगेगा t नाम से, तो t मान लिया। डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लो यहां से यहां रखा तो डिस्प्लेसमेंट होगा s का। तो हमें पता है एक चीज कि वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये तो हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ था, इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाया और यहां पे रख दिया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन। इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब एक चीज मैं जानता हूं दोस्तों, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 से सीखा हुआ है। क्या सीखा हुआ है? न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप जानते हो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक फॉर्मूला हमें पता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या होता था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, हमने देखा था, और उसके हेल्प से हमें एक फॉर्मूला मिल गया था, जो कि था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू ma हमें मिल गया था, ये आपको पता होगा। अब एक और फॉर्मूला है जो कि न्यूटन के काइनेमेटिकल इक्वेशन से हमें मिलता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर काइनेमेटिक इक्वेशन, जो भी बोलना है बोल लो। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा सेकंड था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड, ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसा लिखो आप प्रॉपर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था न्यूटन का? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपको पता है, इतना तो आपको पता ही होगा यार, मतलब ये हमने चैप्टर नंबर 1 में सिखाया हुआ है पूरा। अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस तो यार गलती कर रहे हो, फिर आपको ये समझेगा नहीं। तो समझ के आओ कि ये कहां से आया। तो हमने निकाला दो इक्वेशन, एक तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकाला कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और दूसरा निकाला न्यूटन के सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि होता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पता है इसमें अगर आप देखोगे, हमको पता है u का वैल्यू 0 है। अगर आप देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखोगे कि हमें पता है इस केस में s जो है इज इक्वल टू ut है, तो u तो हमारा 0 है। कहां गया देखो, अभी हमने लिया था u 0 है, तो u की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 0 मल्टीप्लाई बाई t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन और टाइम तो है ही हमारे पास, a और t हमने लिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल गया? s इज इक्वल टू ये 0 मल्टीप्लाई बाई टी होता है, या फिर सॉरी माफ करना, 0 मल्टीप्लाई बाई टी 0 ही होता है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो हट जाएगा पूरा, तो सिर्फ क्या बचेगा? हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू क्या बचेगा? हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा।
s इज इक्वल टू क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, इसको हम कुछ इक्वेशन नाम दे सकते हैं क्या, इसको कुछ इक्वेशन नाम दे सकते हैं क्या? तो देखो इसको नाम दे दो, पहले इसको नाम नहीं दिया था मैंने, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 और इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, बहुत सारे इक्वेशन हमारे बन गए। अब मैं क्या करता हूं बच्चा, यहां पे ध्यान देना, इसको उठा के एक सेकेंड, पुट इन इक्वेशन नंबर, किसमें डाल दूंगा, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आपको दिख रहा है क्लियर, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर दिख रहा है। ओके, कोई दिक्कत है यहां पे कोई भी दिक्कत है? ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको नहीं उठाता हूं, दोनों को उठाता हूं। देखो यहां पे ध्यान से, ये मुझे पता है कि फोर्स का वैल्यू है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स का वैल्यू है मास इंटू एक्सेलरेशन और s का वैल्यू है यानी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू और इक्वेशन नंबर 4 का वैल्यू यानी f का वैल्यू और s का वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल देता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी f इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर ध्यान दोगे तो f इंटू एस के जगह पे, या फिर ये वाला वैल्यू पे डालता हूं, वर्क के जगह पे डालता हूं, चलो इसको नहीं डालता हूं, इस पे डालता हूं। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन, ऐसा लिखता हूं, पुट वैल्यू ऑफ 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 का इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 और 4 का जो वैल्यू है यानी f और s का वैल्यू है उठा के डालूंगा किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो क्या फॉर्मूला बनेगा कि W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट था, तो फोर्स का वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो फोर्स का वैल्यू कहां गया, निकाला है ना अभी, फोर्स का वैल्यू है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मैं लिखूंगा m मल्टीप्लाई बाय a, लिख दिया, f के जगह पे क्या लिख दिया, m इंटू a, और यहां पे है मल्टीप्लाई बाय s, तो मल्टीप्लाई बाय s का वैल्यू क्या है मेरे पास, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पे एक और लाइन खींच देता हूं ताकि अगर बाई चांस स्पेस कम पड़े तो हम वहां पे सॉल्व कर सके। देखो, तो W इज इक्वल टू एम इंटू ए प्लस मल्टीप्लाई बाय हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे अगर आप देखो, थोड़ा सा ना सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, ये a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर होगा, तो यम, ठीक है, यम को मैं अलग रखता हूं, ठीक है, और 1/2 को आगे लिखता हूं, 1/2, देखो ऐसा, मैं नंबर को पहले आगे लिखता हूं जो कि है 1/2, आगे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय m को इधर लिखता हूं। अब ये और ये मिलके क्या बन जाएंगे, a स्क्वायर बन जाएंगे, और ये t स्क्वायर तो है ही उसके पास। नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि w इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय, ये a और t दोनों के पास स्क्वायर है तो इसको एक साथ ले लो, at, और ये पूरे का स्क्वायर लिख दो। लिख सकता हूं कि लिख सकता, w इज इक्वल टू हाफ m मल्टीप्लाई बाय at स्क्वायर। ये मैं इतना लिख सकता हूं क्या बच्चा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ओके, अब मैं लिखूंगा हमारा एक और फंडा जो कि हमें पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हम जानते हैं कि v जो होता है वो u प्लस ए टी होता है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, पता है आपको तीन फॉर्मूले थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, दूसरा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां तक कोई दिक्कत है आपको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी? ठीक है, अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, यहां पे भी u आ गया, तो u तो हमको पता है जीरो है, देखो u तो हमने लिया हुआ है ना जीरो, तो u के जगह पे जीरो आ जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो v इज इक्वल टू जीरो प्लस ए टी, यानी सिंपली ये क्या बनेगा, v इज इक्वल टू ए टी बनेगा। ठीक है, ये क्या बन गया, v इज इक्वल टू ए टी बन गया। अगर मैं इसको दोनों साइड स्क्वायर करूं तो ये क्या बनेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर। ये क्यों आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो स्पेस कम कर हो रहा है तो छोटा लिख रहा हूं, थोड़ा आप समझ जाना बच्चा, क्योंकि अगर मैं दूसरा पेज लूंगा तो फिर वो कैसा आगे पीछे बार बार जाना पड़ता है, तो इसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि जो भी चीज क्वेश्चंस करा रहा हूं, डेरिवेशन करा रहा हूं, वो एक ही पेज के अंदर है, तो थोड़ा खिचड़ी दिख रहा होगा, मतलब थोड़ा कंजेस्टेड दिख रहा होगा, एडजस्ट कर लेना प्लीज। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से, समझ में आ रहा है? इसके बाद ये स्टेप है, तो ये v इज इक्वल टू यूटी, यू प्लस एटी था, u जीरो हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ v इज इक्वल टू एटी बचा। माफ करना, अब मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड, अपने मन से मैंने स्क्वायर किया, तो क्या हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू एटी स्क्वायर। अब मुझे पता है ये एटी स्क्वायर जो है, यहां पे भी एटी स्क्वायर है, तो इसका कुछ नाम पहले दे रखता हूं मैं, ये 4 तक हो गया था, इसका नाम मैंने 5 दे रखा था, इक्वेशन नंबर 5, इसको उठा के मैं 5 में डालता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 5। मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 5 में, एक सेकेंड, इक्वेशन नंबर 5 में डालता हूं। ठीक है, कलर चेंज कर लूं, हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 5 में डाल रहा हूं, तो इक्वेशन नंबर 5 मेरा क्या है, W इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय एटी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाफ है
मल्टीप्लाई बाय m है, मल्टीप्लाई बाय ये जो 80 स्क्वायर है, लेकिन ये 80 स्क्वायर का वैल्यू क्या है, v स्क्वायर, तो इस 80 स्क्वायर के जगह पे मैं v स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये लिख दूंगा v स्क्वायर। तो क्या बन गया फॉर्मूला, w इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, ये बन गया मेरा एक फॉर्मूला, W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। तो वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, यानी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, W के बराबर है। तो इसका मतलब डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई बाय मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला कि अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा इसका आंसर कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का स्क्वायर कर दोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा। और इस तरीके से हमने ये पूरा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और उसका डेरिवेशन क्या होता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया। क्लियर है डेरिवेशन, एग्जांपल माफ करना, फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इसी के बेस पे एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। चलो, एग्जाम में पूछा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, कैसे पूछता है, बहुत सिंपल तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। अ स्टोन हैविंग ए मास ऑफ 500 ग्राम, एक पत्थर है, उसका मास कितना है 500 ग्राम, यानी आधा किलो का पत्थर है। तो लिख दो मास, मास दिया हुआ है, पहले ऐसा गिवन लिखो, ऐसा लिखते हैं हमेशा, कहीं भी न्यूमेरिकल्स आया तो सबसे पहले ऐसा गिवन लिखो। गिवन मतलब क्या क्या दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ है 500 ग्राम का, 500 ग्राम का मास दिया हुआ है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत बच्चा नहीं है, ठीक है। अब अगला चीज, पहली बात तो एक और चीज ध्यान में रखो कि जो मास होता है उसको हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें, आपके केजी में। तो हमको पता है 1 केजी मतलब 1000 ग्राम होता है, तो इसको अगर मुझे केजी में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 1000, तो दैट विल बी नथिंग बट 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5/10 यानी 0.5 केजी। तो आपका जो मास आ गया वो आ गया 0.5 केजी, ठीक है। अगला दिया हुआ है, आगे बढ़ोगे तो इस फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, यानी समझ लो ये पत्थर है 500 ग्राम का और एक हाइट से मैं उसको गिरा रहा हूं, हाइट से गिर रहा है। तो हमें पूछा है हाउ मच काइनेटिक एनर्जी, के शॉर्टकट लिखा है, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव द मोमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। यानी एक चीज दे रखा है उन्होंने कि जो वेलोसिटी है v का जो वैल्यू है वो दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन आपको समझा क्या कि एक पत्थर है, मान लो ये पत्थर है, एक हाइट पे है, हाइट बताया नहीं है क्योंकि हाइट से कोई लेना देना नहीं है। ये मास ऑफ ये जो पत्थर का वजन जो है वो है 500 ग्राम, आधा किलो का पत्थर है। जैसे ही मैंने नीचे गिराया तो वो मोशन में आ गया, तो वो जो मोशन में आया उसकी जो स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो थी 2 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि आप बताओ कि जब वो मोशन में आया, इतने स्पीड में आया, तो उस पर काइनेटिक एनर्जी कितना लग रहा था वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली बहुत ईजी है क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है, ठीक है। वी नो द फॉर्मूला, वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर, बराबर, हाफ मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर होता है। तो हाफ लिखो, मल्टीप्लाई बाय मास कितना दिया है 0.5 दिया हुआ है, ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 2 का स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 1 2, 2 2 4 कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 1 होता है। तो हमारा आंसर आ गया जो कि है 1 जूल, कितना आ गया 1 जूल। काइनेटिक एनर्जी है ना, ये काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट जूल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज 1, ठीक है, कितना इजी था। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, उसमें आपको वेलोसिटी दी रहेगी, उसकी मास दी रहेगी, तो आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी होता है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसको पूरा अच्छी तरीके से समझते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, मोशन में है, तो उसके ऊपर जो एनर्जी लग रही है वो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसके ऊपर भी एक एनर्जी काम कर रही होती है, उसको रोक के रखने के लिए, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या बोल रहा है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी जो स्टोर्ड है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन, यानी उसके एक पर्टिकुलर वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है या फिर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, तो उस एनर्जी को, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका भी फॉर्मूला होगा, तो उसको भी कैसे डिराइव करेंगे ये देखते हैं हम लोग। तो एक्सप्रेशन क्या है, तो समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, एक हाइट पे रखा हुआ है, मान लो यहां से लेके जमीन तक की जो हाइट है वो हाइट h है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट का मास m है, एक हाइट पे रखा हुआ है ना, तो
रेस्ट पोजीशन में यानी हाइट पे रखा हुआ है h अबव द अर्थ सरफेस और फोर्स इक्वल टू mg। जब भी कोई ऐसा होता है तो एक फोर्स काम करता है उसके ऊपर, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके ऊपर जो फोर्स काम करता है वो होता है उसका मास और ग्रेविटी mg। तो आइए, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि फोर्स इज इक्वल टू mg होता है, F इज इक्वल टू mg होता है। वो क्या होता है, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स, gf मतलब वो वाली gf नहीं, हाँ ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाली gf है, तो हमारे लिए gf तो यही होती है भाई ठीक है। तो एक फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके डायरेक्शन में काम करता है। अब मुझे पता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें कैलकुलेट अगर करना है दोस्तों, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो मुझे पता है कि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे पता है, इसको मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि फोर्स का वैल्यू जो है वो क्या है, mg है, और यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या फिर जो हाइट है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट है, यानी s के जगह पे मैं लिख सकता हूं h, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर W विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय h। ये मेरा वर्क डन का वैल्यू आ गया। लेकिन हम एक और चीज जानते हैं, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी के केस में देखा कि जो वर्क डन होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट होती है। तो यहां पे भी हम लोग सेम वही चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा लिखो, बट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, W होगा। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, W के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क के बराबर, और वर्क का वैल्यू है mgh, यानी m मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई। ये बन गया हमारा इजी फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी से तो इसका डेरिवेशन इजी है, नो डाउट, लेकिन ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी था हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी है mgh, यानी m मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट, जितने हाइट पे वो रखा हुआ है। समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद हो गया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के बेस पे एक फॉर्मूला यानी एक एग्जांपल देखते हैं। क्या बोल रहा है, 1000 kg वाटर इज स्टोर्ड इन द ओवरहेड टैंक। हर एक बिल्डिंग के ऊपर एक टैंक होती है जिसमें पानी रखा जाता है, और वही आपके घर में सप्लाई आता है। आपको पता ही होगा कि हर एक फ्लैट में, फ्लैट सिस्टम है, बिल्डिंग सिस्टम है, तो उसमें एक ओवरहेड टैंक होता है जिसमें पानी स्टोर्ड होती है, और वो स्टोर्ड पानी फिर आपके इसमें नल के किचन में या फिर जो भी बाथरूम्स में उसमें आते हैं। तो एक बिल्डिंग है जिसके ओवरहेड टैंक के ऊपर, यानी सर के ऊपर बोलने के लिए होता है, मतलब आपके बिल्डिंग के ऊपर जो टैंक होता है उसके ऊपर 1000 kg पानी रखा हुआ है, 1000 किलो पानी। वैसे पानी लीटर में मापा जाता है, लेकिन यहाँ पे केजी में दिया हुआ। तो 1000 किलो पानी रखा हुआ है। तो मान लो यहाँ पे जो पानी है वो रखा हुआ है, ठीक है। अब ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो पानी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, जो पानी यहाँ पे रखा हुआ है ये क्या है, ये स्टोर्ड फॉर्म में है कि नहीं, स्टोर्ड फॉर्म में। तो ये जो स्टोर्ड फॉर्म में पानी है, क्या ये इसके पास कोई एनर्जी होगी? तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो चीज स्टोर्ड होती है या फिर रुकी हुई होती है उसके पास एक स्टोर्ड एनर्जी काम करती है, जो कि होती है पोटेंशियल एनर्जी। यानी इसके ऊपर क्या लग रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसको हाइट भी दे रखा है, यानी 10 मीटर हाइट पे रखा हुआ है। तो यानी कि सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे जो है हमारा गिवन, कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर पानी का वजन है जो कि है मास इज इक्वल टू 1000 kg। तो ये 1000 kg में ही दिया हुआ है, ग्राम में नहीं दिया है, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मास 1000 kg हो गया। दूसरा चीज हाइट दे रखा है उन्होंने, h का वैल्यू, हाइट जो है वो 10 मीटर दे रखा है, तो मीटर में दिया है, मतलब नो प्रॉब्लम, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो वी नो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, मास का वैल्यू है हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। हमेशा याद रखना, ग्रेविटी नहीं दिया रहेगा तो आपको चुपचाप ले लेना है 9.8। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वो ले लेना, लेकिन अगर नहीं दिया रहेगा तो माइंड में रखो ग्रेविटी का वैल्यू जो होता है वो होता है 9.8। तो 9.8 ले लेना, मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है वो 10, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 98, ठीक है। तो इसका सॉल्व कर लो, 98 वन सा 98 और ये 30, 1 2 3 0, और ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका भी ऐसा यूनिट होगा जूल। जो भी एनर्जी है उसका यूनिट होता है जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी का
वैल्यू जो है हमें मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 98,000 जूल। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया कि अगर आपको एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी और आपको मास दिया रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट का या फिर उसका हाइट दिया रहेगा, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको प्रॉपर तरीके से एनर्जी क्या होता है, कौन कौन से टाइप की एनर्जी होती है, उसमें से दो मेन टाइप, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसका एक्सप्रेशन, उसका एग्जांपल, वो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन, एग्जांपल, फॉर्मूला, ये सभी चीज हमने कंप्लीट करा दिया। तो एनर्जी का टॉपिक भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन एक और लेक्चर में लेकर आऊंगा जिसमें हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, हम बात करेंगे पावर की, ये सब चीज अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कॉमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेयर करो और उनको बोलो कि राहुल सर कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं यार और इतना बेहतरीन तरीके से डीप में जाके कंसेप्चुअल नॉलेज पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और पहली बार चैनल पे आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।